आप में से बहुत से लोग ओइजा बोर्ड या आत्माओं को बुलाने वाले खेलों को सिर्फ एक मजाक मानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद शायद आप कभी ऐसी गलती करने की सोचेंगे भी नहीं। और ये बात है कुछ साल पहले की। रमेश जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। आपको तो पता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर के ट्रांसफ़र होते रहते हैं। उनका ट्रांसफ़र भी एक नए शहर में हुआ था। उन्हें रहने के लिए एक बड़ा लेकिन बहुत पुराना सरकारी क्वार्टर मिला था, जिसकी छतें थोड़ी ऊंची थी, जिससे कि कमरे में कोई भी आवाज़ हो वो गूंजती रहती थी। और रमेश जी के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां जिनका नाम स्नेहा और रिया था, और एक भतीजा भी था जिसका नाम आर्यन था। रिया उस समय लगभग 20-21 साल की ही थी। और इस परिवार की एक अजीब सी आदत थी। इन्हें डरावनी फिल्में और शोज देखने का बड़ा शौक था। मार्च अप्रैल का महीना था, हल्की गर्मियां शुरू हो चुकी थी। रविवार की सुबह पूरा परिवार टीवी पर एक हॉरर शो देख रहा था, वही भूतों के बुलाने वाला ओइजा बोर्ड का खेल। और उस समय रिया के मम्मी पापा ने बच्चों को टोका भी था कि तुम बच्चे हो, अभी ये सब मत देखो, इसका तुम्हारे दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन रिया जो थोड़ी जिद्दी और मॉडर्न ख्यालों की थी, उसने इस बात को अनसुना कर दिया। उसे इन सब भूत प्रेतों या काली शक्तियों पर कोई विश्वास नहीं था। दोपहर का वक्त था। घर के बड़े लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। हॉल में सिर्फ रिया, उसकी बहन स्नेहा और उसका भाई आर्यन बैठे थे। सुबह के हॉरर शो की बातें उनके दिमाग से अभी उतरी भी नहीं थी। और बातों बातों में स्नेहा ने मजाक में कहा कि क्यों ना हम भी वो गेम ट्राई करें, देखते हैं सच में कोई काली शक्ति आती है या नहीं। आर्यन थोड़ा डरपोक था। उसने मना कर दिया कि दीदी प्लीज़, इन सब से मुझे बहुत डर लगता है, आप रहने दीजिए। लेकिन रिया ने आर्यन का मजाक उड़ाया, और जिद्दी तो थी ही वो, इसलिए उसने आर्यन की बात नहीं सुनी और वो खेल शुरू कर दिया। उन्होंने एक बड़ा सा चार्ट पेपर लिया, उस पर कुछ नंबर और अक्षर लिखे और एक सिक्के का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक ओइजा बोर्ड बना लिया। हॉल की लाइटें बंद कर दी गई, खिड़की के पर्दे भी लगा दिए गए, जिससे कि हॉल में एक धुंधला सा अंधेरा छा गया। मतलब कि पूरा माहौल बना दिया था। अब तीनों ने उस सिक्के पर अपनी उंगली रखी और रिया ने खेल खेल में हवा में किसी अनजानी ताकत को पुकारना शुरू कर दिया। शुरुआत के 10-15 मिनट तक हॉल में एकदम शांति थी। आर्यन बार बार बोल रहा था कि गेम खत्म करते हैं, हम भी सोने चले जाते हैं। लेकिन रिया को ये सब मजाक लग रहा था। तभी हॉल के अंदर ठंडी सी हवा का एहसास होने लगा और अचानक हॉल की खिड़की का पर्दा भी बहुत जोर से उड़ने लगा, जबकि बाहर पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अब ये देखकर आर्यन की हालत खराब हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसने डर के मारे अपनी उंगली उस सिक्के से हटा ली और खेल वहीं टूट गया। रिया और स्नेहा को लगा कि शायद ये हवा का कोई झोंका होगा, और वो खेल वहीं ख़त्म करके तीनों अपने कमरे में चले गए। उन्हें लगा कि बात आई गई हो गई, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उस अधूरे खेल ने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया था जिससे एक बेहद भयानक साया उनके घर में आ चुका था। और उसी दिन शाम होते होते रिया के बिहेवियर में भी अजीब से बदलाव आने लगे। पहले तो घर वालों को लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, और अब वो अपने कमरे के अंधेरे कोने में घुटनों में सिर देकर बैठी हुई थी। जब उसकी माँ उसके पास गई तो रिया ने जो चेहरा ऊपर उठाया उसे देखकर उसकी माँ घबरा गई, क्योंकि रिया की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और वो एक ऐसी भाषा में बड़बड़ा रही थी जो कोई समझ नहीं पा रहा था। और रात ढलते ढलते रिया की हालत इतनी भयानक हो गई कि वो अपने ही माँ बाप को अनाप शनाप कहने लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात उसकी आवाज़ थी। एक 21 साल की लड़की की आवाज़ अचानक भारी और एक आदमी जैसी आवाज़ में बदल चुकी थी। ये देखकर पूरे घर में डर का माहौल था। रमेश जी ने अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन रिया के अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि रमेश जी और उनके दो पड़ोसी मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। रमेश जी को समझ आ गया था कि ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, और दोपहर के उस खेल ने उनकी बेटी के शरीर में किसी खौफनाक शक्ति को जगह दे दी थी। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए शहर के एक सिद्ध शास्त्री को फ़ोन किया। रात के करीब 11 बज चुके थे
शास्त्री जी ने जैसे ही रमेश जी के घर में पहला कदम रखा, रिया जो बेसुध पड़ी थी एक झटके से उठकर बैठ गई। उस काली शक्ति को शास्त्री जी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। अब सब लोग उस कमरे में आ गए थे। रिया ने अपने पिता और कमरे में मौजूद लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी डर जाए, और वो उसी भारी आवाज में चिल्लाई, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे निकाल सके। इतना बोलते ही वो किसी मकड़ी की तरह उल्टे पैरों से रेंगते हुए तुरंत अपने ही बेड के नीचे गहरे अंधेरे में घुस गई। रमेश जी अपनी बेटी की ये हालत देखकर रो पड़े और वो बेड के नीचे हाथ बढ़ाते हुए बोले, रिया बेटी बाहर आ जा मेरी बच्ची। लेकिन जैसे ही रमेश जी का हाथ बेड के नीचे गया, अंधेरे में बैठी उस खूंखार शक्ति ने रमेश जी का हाथ दबोच लिया। उसने हाथ को इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि रमेश जी दर्द से बुरी तरह चीख पड़े, और जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ बाहर खींचा तो वहां मौजूद सब ने देखा कि रिया के दांतों और नाखूनों की वजह से रमेश जी के हाथ का एक मांस का टुकड़ा अलग हो चुका था और लगातार खून बह रहा था। इससे पहले कि कोई उनकी मदद कर पाता, रिया बेड के नीचे से बाहर आ गई और उसके हाथ में वो मांस का टुकड़ा था। वो अपने तड़पते हुए पिता के सामने खड़ी हो गई और पागलों की तरह हंसते हुए उस कच्चे मांस को अपने दांतों से चबा चबा कर खाने लगी। वहां खड़े शास्त्री जी ने तुरंत गंगा जल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए रिया पर छिड़क दिया। पानी के बूंदे पड़ते ही रिया के शरीर से धुआं उठने लगा और वो दर्द के मारे दीवारों पर अपना सिर पटकने लगी। शास्त्री जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो साया इतना ताकतवर था कि उसने शास्त्री जी को ही धक्का देकर दूर फेंक दिया। और शास्त्री जी ने कहा कि ये कोई आम साया नहीं है, ये एक बेहद खौफनाक शक्ति है जिसे आपके बच्चों ने खून और उस खेल के जरिए इस घर में बुला लिया है। इसे काबू करना मेरे वश में नहीं है। आपको जल्द से जल्द किसी पहुंचे हुए तांत्रिक की मदद लेनी होगी, वरना ये लड़की कुछ ही दिनों में दम तोड़ देगी। अब रिया की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर की वो शैतानी ताकत लगातार बढ़ रही थी। और आखिरकार एक जान पहचान वाले की मदद से रमेश जी एक बेहद सिद्ध रहीम बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने घर में आते ही मामले की गंभीरता को भांप लिया। उन्होंने रमेश जी से कहा, इस शक्ति को बाहर निकालने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। इसके लिए मुझे आपके परिवार के ही किसी सदस्य के खून की जरूरत पड़ेगी, तभी वो बड़ी शक्तियां सामने आएंगी जो इस काले साये को हरा सकती हैं। और करीब 5 दिनों के बाद वो रात आ गई। बाबा ने घर के ही एक खाली कमरे में नमक और राख से एक बड़ा सा सर्कल बना दिया और इस काम के लिए घर के सबसे डरपोक मेंबर आर्यन को चुना गया। बाबा ने आर्यन को उस घेरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया और कहा कि आर्यन, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे सामने कुछ भी आ जाए, तुम्हें इस घेरे से 1 इंच भी बाहर नहीं निकलना है। अगर तुम्हारा पैर बाहर पड़ा तो उस साये से तुम्हारी जान मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। और बाबा ने आर्यन से ये भी कहा कि वो अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाए और अपना खून इस घेरे में गिरा दे। डर से कांपते हुए आर्यन ने ऐसा ही किया। खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में कमरे की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। आर्यन डर के मारे आंखें बंद करने लगा, लेकिन बाबा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आंखें खुली रखो। तभी आर्यन ने देखा कि उस कमरे की दीवार के आर पार घेरे के ठीक बीचों बीच 3 बहुत बड़े और खतरनाक साये आकर खड़े हो गए। वो तीनों धुएं और परछाई जैसे लग रहे थे। बाबा ने अपनी विद्या से 3 ताकतवर शक्तियों को वहां बुला लिया था। एक बहुत बड़ा जिन्न, एक जिन्नात और एक तीसरी अनजान शक्ति। बाबा ने आर्यन से कहा कि डरो मत, ये तीनों इस वक्त मेरे काबू में हैं। अब तुम्हें इनसे एक सौदा करना होगा। इनसे पूछो कि रिया के शरीर से उस साये को भगाने के लिए इन्हें क्या चाहिए, और तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। वे तीनों साये आर्यन को ही घूर रहे थे। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर अपने हाथ से उस सबसे बड़े और भयानक दिखने वाले जिन की तरफ इशारा किया। जैसे ही आर्यन ने उसे चुना, बाबा ने एक मंत्र पढ़ा। वो मंत्र पूरा होते ही पूरे क्वार्टर की दीवारें कांपने लगी
और अब उस जिन ने अपनी आंखें उस कमरे की तरफ घुमाई जहां रिया को जंजीरों से बांधा गया था, और अब वो जिन उस कमरे में चला गया। उसी पल कमरे से रिया की एक ऐसी चीख सुनाई दी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी, और रिया के शरीर पर हावी वो काली शक्ति और बाबा के बुलाए उस जिन के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रिया का शरीर हवा में उठ गया और वो पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, मुझे मत निकालो, मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगी। लेकिन उस जिन की ताकत के आगे उस साये की एक न चली, और एक धमाकेदार धमाके के साथ वो शैतानी शक्ति रिया के शरीर से हमेशा के लिए खिंच गई और हवा में गायब हो गई। रिया तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, और अगली सुबह बाबा ने वो सुरक्षा घेरा हटा दिया, और जब रिया को होश आया तो उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी, और वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए अपने पिता के गले लग गई। उसे पिछले 10 दिनों का कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ इतना याद था कि जब उसने उस बोर्ड पर उंगली रखी थी तो किसी ने उसकी उंगली को कसकर पकड़ लिया था। इसके बाद रहीम बाबा ने रमेश जी को अकेले में बुलाकर इस जगह के बारे में एक खौफनाक सच बताया। बाबा ने कहा, रमेश जी, आपकी बेटी तो बच गई, लेकिन आपके बच्चों ने जिन ताकतों से छेड़छाड़ की हैं वो कहीं बाहर से नहीं आई थी, वो यहीं रहती हैं, क्योंकि ये सरकारी क्वार्टर जिस ज़मीन पर बना है उसके ठीक पीछे वाले हिस्से में एक बहुत ही पुराना और शापित कब्रिस्तान हुआ करता था, और उस ओइजा बोर्ड के खौफनाक खेल ने उसी ज़मीन में दबी हुई एक बेहद खूंखार शक्ति को जगा दिया था। और बाबा ने घर के चारों कोनों में मंत्र पढ़कर कुछ कीलें ठोक दी और कहा, अगले 3 दिनों के अंदर इस क्वार्टर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जब ऐसी शक्तियों को इंसानी खून का स्वाद लग जाता है तो वो दोबारा वापस आने का रास्ता खोज ही लेती हैं। ये सुनकर रमेश जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसी दिन उन्होंने अपने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी और महज 3 दिनों के अंदर वो पूरा परिवार उस सरकारी क्वार्टर को छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और इस हादसे के बाद रिया और उसके परिवार ने हॉरर फिल्में देखना भी छोड़ दिया था। तो भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और इसी के साथ हमारे चैनल स्टोरी तड़का जेबी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त जतिन, मिलूँगा आपसे एक और खौफनाक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।